हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। तो आज की ये क्लास जो है ये सोशल प्रोसेस है, थ्योरी क्लास है। सोशल प्रोसेस क्वेश्चन में कुछ लोगों को डाउट था, तो आज की ये क्लास आप लोग अगर देखेंगे तो आप सबका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्लास को देखते हैं। सामाजिक प्रक्रियाएं, सोशल प्रोसेस। सामाजिक प्रक्रिया का अर्थ क्या है? जब अंतःक्रिया में निरंतरता पाई जाती है और साथ ही साथ वह किसी निश्चित परिणाम की ओर अग्रसर होती है, तो ऐसी अंतःक्रिया सामाजिक प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। जब अंतःक्रिया में निरंतरता पाई जाती है और साथ ही वह किसी निश्चित परिणाम की ओर अग्रसर होती है, तो ऐसी अंतःक्रिया सामाजिक प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। सामाजिक अंतःक्रिया में सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, व्यवस्थापन एवं सात्मीकरण के रूप में प्रकट होता है। सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, व्यवस्थापन, सात्मीकरण, इन रूपों में हम सामाजिक अंतःक्रिया को देख सकते हैं। अब सामाजिक अंतःक्रिया की परिभाषा देख लेते हैं। पहली परिभाषा वानबीज के अनुसार है, सामाजिक प्रक्रिया किसी भी सामाजिक संबंध का गत्यात्मक पहलू है। सामाजिक प्रक्रिया किसी भी सामाजिक संबंध का गत्यात्मक पहलू है। ये परिभाषा दी है वानबीज ने। तो गत्यात्मक पहलू से संबंधित और भी परिभाषाएं हैं, लेकिन जब सामाजिक प्रक्रिया के संबंध में जो है गत्यात्मक पहलू आए तो वो परिभाषा वानबीज ने दी है। अगली परिभाषा दी है बीसेंज और बीसेंज ने। अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों को ही सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों को ही सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। इस क्लास में जो एग्ज़ाम में आने वाला जो फैक्ट है उसी को इस क्लास में बताया जा रहा है। और अगर सामाजिक प्रक्रिया की क्लास डिटेल में देखेंगे तो उसमें आधे एक घंटे लग जाएंगे, लेकिन ये शॉर्ट में क्लास है। मैकाइवर एंड पेज ने क्या कहा है? एक प्रक्रिया का अर्थ परिस्थिति में पहले से ही मौजूद शक्तियों की क्रियाशीलता के माध्यम से एक निश्चित तरीकों से होने वाले निरंतर परिवर्तन से है। एक प्रक्रिया का अर्थ परिस्थिति में पहले से ही मौजूद शक्तियों की क्रियाशीलता के माध्यम से एक निश्चित तरीकों से होने वाले निरंतर परिवर्तन से है। ये परिभाषा दी है मैकाइवर एंड पेज ने। अब देख लेते हैं सामाजिक किन समाजशास्त्रियों ने कितनी प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में बात किया है। ये यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को देखते हैं आगे। वानबीज तथा बेकर ने 650 प्रकार की प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। वानबीज तथा बेकर ने 650 प्रकार की प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। ब्लैकनर और गिलिन ने सामाजिक प्रक्रियाओं को 6 प्रकार में बांटा है। रॉस ने सामाजिक प्रक्रियाओं को 38 प्रकार में बांटा है। एक बार फिर से देखिए, वानबीज तथा बेकर ने 650 प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाएं बताई थी और ब्लैकनर और गिलिन ने सामाजिक प्रक्रियाओं को 6 प्रकार में बांटा है। रॉस ने सामाजिक प्रक्रियाओं को 38 प्रकार में बांटा है। लेस्ली ने 5 प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाएं बताई हैं। इसमें इन्होंने सहयोग बताया है, प्रतियोगिता बताई है, संघर्ष बताई है, समायोजन और आत्मसातकरण। लेस्ली ने 5 प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं में सहयोग को बताया, प्रतियोगिता को, संघर्ष को, समायोजन को और आत्मसातकरण को।
पार्क और बर्गेस ने सामाजिक प्रक्रियाओं को 4 प्रकार में बांटा है। सामाजिक प्रक्रियाओं को 4 प्रकार में बांटा है: प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, समायोजन और आत्मसातकरण। पार्क और बर्गेस ने 4 प्रकार बताए सामाजिक प्रक्रिया के: प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, समायोजन, आत्मसातकरण। सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रकार। सामाजिक प्रक्रियाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहली सहयोगी प्रक्रिया है, दूसरी असहयोगी प्रक्रिया है। सहयोगी प्रक्रियाएं ये समाज में एकता स्थापित करने का काम करती हैं, समाज को जोड़ने का काम करती हैं। और असहयोगी प्रक्रियाएं ये समाज में विघटन का कार्य करती हैं। तो सहयोगी प्रक्रियाओं में आता है आत्मसातकरण, व्यवस्थापन, और असहयोगी में संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, ये सब आता है। आगे देखते हैं। मैकाइवर एंड पेज ने सहयोग के 2 प्रकार बताए: प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग। ग्रीन ने सहयोग के 3 प्रकार बताए हैं: प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग। और इन्होंने परिभाषा दी थी सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है। ये परिभाषा प्रोफेसर ग्रीन ने दी थी। ये परिभाषा एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। और इन्होंने कितने प्रकार सहयोग के बताए ये भी पूछा जाता है। तो 3 प्रकार बताए हैं: प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग, तृतीयक। और इनकी परिभाषा है सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है। और मैकाइवर ने 2 प्रकार बताए: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। आगे देखते हैं। ऑकबर्न एवं नीमकॉफ ने सहयोग के 3 प्रकार बताए। पहला है सामान्य सहयोग, दूसरा है मित्रवत सहयोग, तीसरा है विभेदीकृत सहयोग। ये 3 प्रकार ऑकबर्न एंड नीमकॉफ ने बताए: सामान्य, मित्रवत, विभेदीकृत। संघर्ष के बारे में कोजर ने क्या कहा है? कोजर ने संघर्ष को प्रकार्यात्मक माना है। कोजर ने संघर्ष को प्रकार्यात्मक माना है। और इन्होंने संघर्ष के 2 प्रकार बताए: यथार्थवादी संघर्ष और गैर यथार्थवादी संघर्ष। संघर्ष के 2 प्रकार बताया: यथार्थवादी और अयथार्थवादी या गैर यथार्थवादी। कोजर ने संघर्ष के 2 परिणाम भी बताए। पहला संगठनात्मक परिणाम होता है, दूसरा विघटनात्मक परिणाम होता है संघर्ष के। इसके बाद कोजर ने संघर्ष के बारे में कहा कि संघर्ष का जो मुख्य कारण है वो स्वार्थों की टकराहट को इन्होंने माना है। संघर्ष का मुख्य कारण स्वार्थों की टकराहट को माना है लेविस कोजर ने। मैकाइवर एंड पेज ने क्या कहा है? परिभाषा दी है इन्होंने संघर्ष की: मानवीय संबंधों में संघर्ष सदैव विद्यमान रहने वाली प्रक्रिया है। मानवीय संबंधों में संघर्ष सदैव विद्यमान रहने वाली प्रक्रिया है। ये मैकाइवर एंड पेज ने कहा है। और कोजर ने संघर्ष का मुख्य कारण स्वार्थों की टकराहट को माना है। आगे देखते हैं। मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है। रॉथसेनहॉफर, ये परिभाषा रॉथसेनहॉफर ने दी है। मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है। ये परिभाषा रॉथसेनहॉफर की है। और कहीं कहीं पर ये परिभाषा जो है लेविस कोजर के नाम पर भी दी गई है। तो इसका जो है रॉथसेनहॉफर सही है। और इन्होंने जो है संघर्ष के 5 प्रकार इन्होंने बताया कि 5 प्रकार से संघर्ष होता है। मानव का हित ही मानव समाज में, इन्होंने हित की बात की है। मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है, ये रॉथसेनहॉफर ने कहा है। और इसके इन्होंने 5 प्रकार बताए। पहला प्रजातीय हित,
दूसरा मनोवैज्ञानिक हित, तीसरा औद्योगिक हित, चौथा सामाजिक हित और पांचवा पारलौकिक रुचि या हित। प्रजातीय हित, मनोवैज्ञानिक हित, औद्योगिक हित, सामाजिक हित, पारलौकिक हित, इन 5 कारणों से संघर्ष जो है होता है। ये रॉथसेनहॉफर ने बताया है। मैकाइवर एंड पेज ने 2 प्रकार बताए संघर्ष के। मैकाइवर और पेज ने सहयोग के भी 2 प्रकार बताए थे और संघर्ष के भी 2 प्रकार बताए। तो संघर्ष इन्होंने प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष, इन्होंने प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग बताया था और फिर प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष भी बताया है। गिलिन और गिलिन ने संघर्ष को 5 भागों में बांटा है। गिलिन और गिलिन ने संघर्ष के 5 स्वरूपों का उल्लेख किया। पहला है वैयक्तिक संघर्ष, दूसरा है प्रजातीय संघर्ष, तीसरा है वर्ग संघर्ष, चौथा है राजनीतिक संघर्ष, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। गिलिन और गिलिन ने संघर्ष के 5 स्वरूप बताए कि इन 5 तरीकों से संघर्ष होता है। वैयक्तिक संघर्ष, प्रजातीय संघर्ष, वर्ग संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। डेहरनडॉर्फ ने सत्ता के असमान वितरण को संघर्ष का कारण माना। डेहरनडॉर्फ ने संघर्ष के असमान वितरण को जो है सत्ता का संघर्ष का कारण माना है। इनका कहना है कि सत्ता का जो असमान वितरण है ये संघर्ष का कारण बनता है। आगे है बहुलवादी समाजों में संघर्ष सेफ्टी वाल्व की ही तरह लोगों को जोड़ने का काम करता है। संघर्षों से गलतफहमी दूर होती है। ये परिभाषा दी है जॉर्ज सीमेल ने। बहुलवादी समाज में संघर्ष सेफ्टी वाल्व की तरह लोगों को जोड़ने का काम करता है और संघर्षों से गलतफहमी दूर होती है। ये कहा है जॉर्ज सीमेल ने। एंथनी गिडिंग्स ने कहा कि पृथक्करण या पृथकता या पार्थक्य, इस कारण से जो है पृथक्करण, पृथकता या पार्थक्य ये संघर्ष के लिए उत्तरदायी है। एंथनी गिडिंग्स ने पृथक्करण को संघर्ष का उत्तरदायी माना है। कोजर ने कहा कि प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है, जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती है। प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है, जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती है। आगे देखिए, मैक्स वेबर ने संघर्ष के स्थान पर प्रतियोगिता को महत्व दिया। इन्होंने प्रतियोगिता के 2 प्रकार बताए। पहला नियंत्रित प्रतियोगिता, दूसरा अनियंत्रित प्रतियोगिता। और गिलिन ने प्रतियोगिता के 2 प्रकार बताए थे। पहला वैयक्तिक प्रतियोगिता और अवैयक्तिक प्रतियोगिता। तो वेबर ने 2 प्रकार बताए, नियंत्रित अनियंत्रित। गिलिन ने वैयक्तिक अवैयक्तिक। चार्ल्स कूले ने प्रतियोगिता को व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक एवं सकारात्मक माना। चार्ल्स हार्टन कूले ने प्रतियोगिता को व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक एवं सकारात्मक माना है। संघर्ष के कारण के बारे में गिलिन ने संघर्ष के जो है प्रमुख कारण बताए हैं। पहला बताया इन्होंने व्यक्तिगत भिन्नताएं, सांस्कृतिक भिन्नताएं, परस्पर विरोधी स्वार्थ, सामाजिक परिवर्तन। संघर्ष किस कारण से होता है? तो गिलिन ने ये मुख्य कारण बताए हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं, व्यक्तियों के मध्य जो भिन्नताएं होती हैं वो संघर्ष का कारण बनती हैं। सांस्कृतिक भिन्नताएं संघर्ष का कारण बनती हैं। परस्पर विरोधी स्वार्थ ये होता है। सामाजिक परिवर्तन, ये कारण जो है संघर्ष के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये गिलिन ने बताया है। आगे देखिए, संघर्ष के परिणाम।
गिलिन एंड गिलिन ने संघर्ष के निम्नलिखित परिणाम बताए। एकता को चुनौती, संघर्ष जब होता है तो उसका परिणाम क्या होता है। एकता को चुनौती, व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, धन जन की हानि होती है, सामूहिक एकता में दृढ़ता आती है, व्यवस्थापन, प्रभुत्व एवं अधीनता। गिलिन एंड गिलिन ने संघर्ष के जो परिणाम बताए उसमें एकता को चुनौती, व्यक्तित्व पर प्रभाव, धन जन की हानि, सामूहिक एकता में दृढ़ता, व्यवस्थापन, प्रभुत्व एवं अधीनता, ये कारण बताए। आगे देखिए, नीत्शे ने संघर्ष को प्रभुत्व की इच्छा माना है। नीत्शे ने संघर्ष को प्रभुत्व की इच्छा माना। गम्पलोविच ने संघर्ष का मुख्य कारण कई किस्म की गैर आर्थिक विभिन्नताओं को माना है। गम्पलोविच ने संघर्ष का मुख्य कारण कई किस्म की गैर आर्थिक विभिन्नताओं को माना है। वेवलेन ने समाज में संघर्ष, वेवलेन का मानना है कि समाज में संघर्ष नई तकनीकों एवं परंपरागत सामाजिक संस्थाओं और मूल्यों के बीच होता है। ये वेवलेन ने माना है। समाज में संघर्ष नई तकनीकों एवं परंपरागत सामाजिक संस्थाओं और मूल्यों के बीच होता है। पार्क एंड बर्गेस ने प्रतिस्पर्धा निरंतर और अवैयक्तिक है, संघर्ष अनिरंतर और वैयक्तिक है। ये परिभाषा दी है पार्क एवं बर्गेस ने। प्रतिस्पर्धा निरंतर और अवैयक्तिक है, संघर्ष अनिरंतर और वैयक्तिक है। और डेहरनडार्फ ने संघर्ष का मुख्य कारण राजनीतिक सत्ता को माना है। डेहरनडार्फ ने संघर्ष का मुख्य कारण राजनीतिक सत्ता को माना है। आगे देखिए, उत्संस्करण को सातवीकरण का प्रथम चरण कहा गया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है पूछा भी गया था किसी एग्जाम में। उत्संस्करण को सातवीकरण का प्रथम चरण कहा गया है। सातवीकरण की दो अवस्थाएं होती हैं। पहला है पैतृक संस्कृति का दमन, नए तरीकों का अर्जन। पैतृक संस्कृति का दमन, नए तरीकों का अर्जन। सातवीकरण की ये दो प्रकार हैं। गिलिन एवं गिलिन ने प्रतिस्पर्धा के 4 प्रकार बताए। प्रजातीय, भूमिका या परिस्थिति के लिए, सांस्कृतिक, आर्थिक। प्रतिस्पर्धा के 4 प्रकार गिलिन एवं गिलिन ने बताए हैं। प्रजातीय, भूमिका या परिस्थिति के लिए, सांस्कृतिक और आर्थिक को। गिलिन और गिलिन ने पर संस्कृति ग्रहण हेतु 3 स्थितियों को अति आवश्यक माना है। गिलिन और गिलिन ने पर संस्कृति ग्रहण हेतु 3 स्थितियों को, और वो 3 स्थितियां हैं। लोगों का निकट एवं निरंतर संपर्क होना चाहिए जिससे सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान हो सके। दूसरा है प्रवास करने वाला समूह भिन्न सांस्कृतिक समूहों में जाकर रहता है। तीसरा है विजेता हारे हुए लोगों पर अपनी संस्कृति को लागू करता है। ये तीन स्थितियां पर संस्कृति ग्रहण के लिए आवश्यक मानी हैं गिलिन और गिलिन ने। ऑकबर्न एवं नीमकॉफ ने एकीकरण की मात्रा को प्रभावित करने वाले 3 कारक बताए थे। पहला समूह का आकार, दूसरा सजातीय या समरूपता, तीसरा भौतिक या भौगोलिक गतिशीलता। ये 3 एकीकरण के लिए ये 3 आधार बताए हैं ऑकबर्न एवं नीमकॉफ ने। समूह का आकार, सजातीयता या समरूपता, भौतिक या भौगोलिक गतिशीलता। और एकीकरण के लिए जो है दुर्खीम ने श्रम विभाजन और आत्महत्या के सिद्धांत में सामाजिक एकीकरण के बारे में बताया है। तो
और एकीकरण के जो प्रमुख रूप हैं वो है सामाजिक प्रकार्यात्मक एकीकरण, सांस्कृतिक मूल्यांकनात्मक एकीकरण, सामाजिक मनोवैज्ञानिक एकीकरण और द्वंद्वात्मक भौतिकवादी एकीकरण। तो जो मुख्य एग्ज़ाम में आने वाले फैक्ट हैं उसी को इस क्लास में दिया गया है, तो आप लोग क्लास को ज़रूर देखिएगा। तो ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।